रघु ठाकुर जी, कितना प्रयास लोहिया जी का सफल हो पाया और कितना जो है रोड़ा अटकाया गया? कौन लोग थे जो लोहिया जी के प्रयास में रोड़ा अटकाते हुए आपको दिखाई दी? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी थी, एकमात्र पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी। जी जी अंगूठा छोटा है जी, ये उंगली बड़ी है जी पर अंतर 2 गुने का है। आपका अंतर तो लाख गुने का है। जी तो आप सीमा बांधो। इसलिए लोहिया कहते थे कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा जी समाजवाद का यही तकाजा है। जी। 1 और 10 का अंतर हर चीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों जो शब्द हैं, इस पर ये कह सकते हैं कि देश की राजनीति टिकी रही है। लेकिन आज की बात करेंगे तो सत्तारूढ़ पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को लेकर मजाक बनाते रहे हैं। आज क्या स्थिति हो गई? क्योंकि हमने आज़ादी की लड़ाई में देखा, समाजवादियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुभाष चंद्र बोस को भी लोग समाजवादी मानते हैं, सरदार भगत सिंह को भी समाजवादी मानते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश जी, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, तमाम जो उस समय जो है नेता रहे, उन्हें सारे लोग जो समाजवादी मानते हैं। और उसके बाद में जब सरकार बनी तो कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थी, उनके नीतियों को लेकर भी जो है समाजवादियों ने मोर्चा खोला। विशेष रूप से जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवाद के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। और आज क्या ऐसी स्थिति हुई भाई, समाजवाद का मजाक बनाया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता का मजाक बनाया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि आज के समाजवादी जो है वो अपने रास्ते से भटक गए हैं? तो इस पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़े हैं प्रख्यात समाजवादी हैं, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं रघु ठाकुर जी। रघु ठाकुर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी, लेकिन मैं जो हूँ आपसे सीधे सीधा प्रश्न ये करूँगा कि जो समाजवाद जो है, ये माना जाता है भाई गैर बराबरी का विरोध, मतलब एक तरह से यदि समाज में संघर्ष की बात आती है तो समाजवाद की बात जो है वो बिल्कुल सामने आ जाती है। और समाजवादी जो है एक तरह से, आप मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर जी, चरण सिंह, बाद में जो है मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, तमाम जो है नेता समाजवादी हुए। और कांग्रेस भी जो है अपने को समाजवादी मानती है। तो रघु ठाकुर जी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई, ऐसी क्या बात हुई? और मैंने कई मामलों में देखा कि समाजवाद की, धर्मनिरपेक्षता की मजाक बनाई जाती रही, लेकिन जो आज के समाजवादी हैं वो जो है उस जो मजाक बनाया जाता है, धर्मनिरपेक्षता बनाया जाता है, उसका जो है मुखर होकर जवाब नहीं दे पाते हैं। जी रघु ठाकुर जी, क्या ऐसी आज जो स्थिति भाई, ये मैं देखता हूँ कि समाजवाद जो है वो एक तरह से मजाक बनकर रह गया। जी चंद्र सिंह जी, मुझे थोड़ा सा पीछे शुरू करना पड़ेगा। जी दुनिया में 18वीं सदी में समाजवाद की और मार्क्सवाद की चर्चा शुरू हुई और ये के साथ शुरू हुई। जी उस समय तक लोग मानते थे कि साम्यवाद और समाजवाद में कोई तरह ही फर्क है कि साम्यवाद वैसे हिंसा करा दी तो समाजवाद आ जाएगा। जी और ये प्रयोग उसका जर्मनी में हुआ, कुछ ब्रिटेन में चर्चा हुई, वहाँ भी पार्टी बनी, फिर हिंदुस्तान में पार्टी बनी, साम्यवादी पार्टी बनी। ये जो विचार था, ये विचार एक प्रकार से अपूर्ण विचार था। तो सबसे पहले पचमढ़ी अधिवेशन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये कहा कि नहीं, भारतीय समाजवाद जो होगा वो भारतीय समाजवाद साम्यवाद से भिन्न होगा और भारतीय समाजवाद की क्या विशेषताएं होंगी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने मार्क्सवाद के जो दर्शन की कमियां थी, उन कमियों का सवाल उठाया और उन्होंने पूछा कि हमारे जो साम्यवादी थे उन जमाने के लोग थे, लेनिन थे, दूसरे लोग थे, तो लेनिन से और साथ में टाटस्की थे। तो टाटस्की से पूछा गया कि भाई मार्क्स ने जो कहा था कि क्रांति सबसे पहले वहाँ होगी जहाँ पर उद्योग विकास हुआ है, जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि मजदूर और मालिक में टकराव हो गए, मजदूर इकट्ठे हो जाएंगे। परंतु ये क्या कारण है कि जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वहाँ पर क्रांति नहीं हुई। क्रांति की शुरुआत हुई रूस से, जो बहुत अंडर डेवलप्ड था, अविकसित था जी और मुख्यतः लड़ने वाले लोग गाँव के किसान लोग थे, मजदूर। जी जी
तो टाटस्की ने उसका उत्तर दिया कि भाई जहाँ पर पूंजीवाद कमजोर था वो कड़ी टूट गई, और लेनिन ने उसका उत्तर दिया कि नहीं, जहाँ पर हमारी पार्टी मजबूत थी वहाँ भी उससे टकराए। जी तो उस समय जो ये धारणाएं बनी थी, ये धारणा चलती रही, और करीब करीब उसके 90-100 साल के बाद में फिर लोहिया ने इस बात के लिए पचमढ़ी का एक प्रस्ताव रखा और एक भारतीय समाजवाद की पुष्टि की। लोहिया ने कहा भारतीय समाजवाद का मतलब केवल मार्क्सवाद से अहिंसा लेना या मार्क्सवाद से अहिंसा का लेना नहीं है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए थोड़ी को अहिंसा मान लें, स्वीकार कर लें, तो अभी क्या मार्क्सवाद अपने दर्शन की सफलता हो सकता है? जी लक्ष्य तो ठीक है, आपका लक्ष्य बराबरी है, हमें गरीब का अंतर मिटाना है, परंतु जो समाज है उस भारतीय समाज की जो परिस्थितियां हैं क्या उसमें संभव है? तो लोहिया ने उनके दार्शनिक सवालों पर प्रश्न उठाया। जी उन्होंने कहा कि जो साम्यवाद है ये कहता है कि पूंजी का सिचुएशन जो होता है वो ऐसा होता है कि सरप्लस वैल्यू बनती है, मजदूर काम करते हैं, जी उन मजदूरों के काम करने से उसका एक हिस्सा मजदूर में चला जाता है, बकाया मालिक के पास जाता है, तो ये जो सरप्लस वैल्यू है ये इकट्ठे होकर पूंजी बन जाती है। तो सबसे पहले लोहिया ने सवाल उठाया कि सरप्लस वैल्यू दो जगह बनती है, एक देश के भीतर बनती है, एक दो देशों के बीच बनती है। जैसे मान लीजिए कि जर्मनी का मजदूर का काम करता है, उसको कुछ हिस्सा उसको वापस मिलता है, बकाया मालिक ले जाता है या ब्रिटेन में ले जाता है, तो वह कैपिटलिस्ट बनता है। परंतु जब जर्मनी या रूस या ब्रिटेन ये जब भारत जैसे देशों का व्यापार करते हैं और मुनाफे का व्यापार करते हैं, तो दो देशों के बीच में सरप्लस वैल्यू बनती है। ये जो सरप्लस वैल्यू है जी इसके बारे में क्या भारत सरकार की सोच है? इस सोच पर नहीं है। तो लोहिया ने इस बुनियादी सवाल को उठाया, और लोहिया ने जो भारतीय समाजवाद की कल्पना की उसने कहा कि जो भारतीय समाजवाद होगा ये भारत की परिस्थिति के अनुकूल होगा। जी उसमें लोहिया ने बराबरी के साथ साथ भाषा का सवाल, भवन का सवाल, भूषा का सवाल, वस्त्रों का सवाल, ये सारे सवाल को जोड़ा। जी और जी लोहिया ने उसमें कुछ गांधी के भी तत्वों को साथ में लिया। तो ये जो भारतीय समाजवादी कल्पना है सबसे पहले लोहिया ने रखी। अब समाजवाद को अगर हम लोग मोटे तौर पर देखें तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ था समता, और 18वीं सदी के जमाने में मुख्यतः आर्थिक समृद्धि रखी जाती थी। परंतु भारत जैसे मुल्क में विषमताएं या दुनिया में विषमताएं कई प्रकार की, तो लोहिया ने इसके लिए 7 क्रांतियां बताई जो समाजवाद की चढ़ा हुई सीढ़ियां हुई। लोहिया ने कहा कि 7 क्रांतियां दुनिया को आवश्यक है। उसमें आर्थिक समानता, आर्थिक विषमता को मिटाना, सामाजिक समानता, जो हमारे यहाँ जाति पात का भेदभाव है, छुआछूत का व्यवहार है, छोटे बड़े का है, जन्म से आदमी छोटा बड़ा हो जाता है, इसको मिटाना। राजनीतिक विषमता, एक आदमी सत्ता पर पहुंच जाता है तो तमाम बड़ा ताकतवर बन जाता है, इसको मिटाना। रंग भेद की समाप्ति, लिंग भेद की समाप्ति, निशस्त्रीकरण हत्या की समाप्ति, जी और विश्व संसद की स्थापना, यानी निर्वाचित विश्व संसद में। ये 7 सूत्र लोहिया ने थे। तो जो भारतीय समाजवाद की अवधारणा है ये लोहिया ने सबसे पहले दी, और इस अवधारणा को लेकर लोहिया ने काम शुरू किया, काम किया। अब पार्टियां कई बार बटी जी असली में वजह क्या है कि समाजवादी आंदोलन में कुछ चीज़ों के टकराव भी हुए हैं और कुछ वैयक्तिक लोगों के टकराव भी हुए हैं। जी ये मैं आपको कह रहा हूँ 19वीं सदी के मध्य से लेकर के 20वीं के आरंभ। जी 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 अभी इससे थोड़ी बदली, इसको बता। जी 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 तो जो 1950 उसके बाद की स्थितियाँ थी, जो समाजवादी पार्टी की पहली सरकार बनी थी वो बनी थी केरल में। जी तो उसके जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पट्टम थानु पिल्लई। जी लोहिया उस समय नहर आंदोलन में, जो यूपी में नहर आंदोलन चल रहा था, नहर के रेट के खिलाफ, जी उसमें जेल में थे। तो वहां पर एक प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के ऊपर गोली चली, कई लोग मारे गए। जी तो लोहिया ने जेल से एक कहा कि जो सरकार निहत्ती जनता पर गोली चलाती है
उस सरकार को गद्दी पर निकालने जी उसे इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल लोहिया जब ये कह रहे थे तो लोहिया इस देश में एक नई परिपाटी बनाने की बात कर रहे थे, और वो नई परिपाटी बनाने का मतलब था कि अगर मान लो आज हमारी सरकार से मांग करेंगे तो सारे दिन कांग्रेस सरकारें हैं, इनको भी एक लाचारी हुई कि देखो वहां इस्तीफा हुआ। परंतु उस समय कुछ समाजवादी मित्रों ने ये निर्णय किया कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए जी और इसको लेकर डिबेट हुई, फिर नागपुर में कॉन्फ्रेंस हुई, नागपुर कॉन्फ्रेंस में लोहिया का प्रस्ताव आया, परंतु कुछ वोट से लोहिया का प्रस्ताव बढ़ गया। जी जो गोली के पक्ष में लोग थे उनकी संख्या 303 थी जी तो उस जमाने में आपको याद हो, शायद पता नहीं याद है कि नहीं है, कि एक बड़ी बंदूक चलती थी, आजकल तो बहुत सारी आ गई है, उसमें सबसे बढ़िया बंदूक बनी थी 303। जी तो लोहिया ने कहा हमारे ऊपर 303 चल गया, जी तो लोहिया का प्रस्ताव थोड़े से वोट गिर गया जी और उसके बाद लोगों ने लोहिया के लिए निकालने का मन बना लिया पार्टी से। पार्टी से। कौन सी पार्टी थी उस समय? शुरू थी सोशलिस्ट पार्टी। जी फिर जब लोहिया को निकालने का निर्णय कर लिया और लोहिया के ऊपर एक प्रकार से धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए। एक कॉन्फ्रेंस हुई यूपी में, उस समय राजनाथ जी पी पार्टी के नेता थे, उसको मधुलिबे जी को बुलाया गया था, तो वहाँ की कमेटी भंग कर दी, मधुलिबे को एक्सपेल निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। तो अंत में कुल मिला के स्थिति बन गई कि लोहिया को भी पार्टी से निकाला गया जी। और फिर लोहिया ने जो पार्टी बनाई उसका नाम था संयुक्त समाजवादी पार्टी, संसोपा जी। ढांचा प्रॉब्लम जी और लोहिया ने अपने विचारों के आधार पर उस पार्टी का ढांचा खड़ा किया। जी ये लोहिया की सफलता थी कि लोहिया ने मुश्किल से 10 वर्षों के अंदर जी। देश में उस पार्टी को एक विकल्प के रूप में पहुंचा दिया। और दूसरी पार्टी कौन सी बच गई फिर? जो दूसरी पार्टी बची थी वो सोशलिस्ट पार्टी बच गई, वो वही पार्टी वो हो गई थी, उसका नाम हो गया था पीएसपी, प्रजा समाजवादी पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का और किसान मजदूर प्रजा पार्टी का विलय हो गया था। जी किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी कृपाली जी ने, जी तो कृपाली जी उनका विलय हुआ था, पर उसके बाद में वो पार्टी ढह गई तो पीएसपी हो गई, ये एसएसपी हो गई। जी। तो जो हमारे प्रजा समाजवादी पार्टी के लोग थे उनके मन में लोहिया के प्रति एक अरुचि का भाव था जी और दूसरा कुछ सामाजिक कारण भी थे जी जी कि लोहिया ने इस देश में ये कहा, सबसे पहली बार लोहिया ने बात की कि सामाजिक परिवर्तन के बगैर आर्थिक परिवर्तन अकेले को मतलब नहीं। जी क्रांति के लिए आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ आपको सामाजिक परिवर्तन करना जी। क्योंकि रूस में या चीन में या आपके जर्मनी में ब्रिटेन में एक फर्क ये है कि वहाँ मजदूर है, और हिंदुस्तान में मजदूर कौन है? जी हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि आदमी जब सुबह काम करने जाता है या नौकरी पे जाता है तो वहाँ नारा लगाता है दुनिया के मजदूर एक हो, और शाम को जब घर जाता है तो जात खोज लेता है, चुनाव में जात खोजता है। जी। तो ये जो मुल्क है, ये जो सामाजिक विषमता है, इसको मिटाना, ये लोहिया ने जो कहा, ये भी हमारे कुछ समाजवादी मित्रों को स्वीकार नहीं था जी। तो इसलिए मतलब लोहिया जी की नीतियों का उस समय भी विरोध होता रहा। लोहिया की क्रांतिकारता था जी क्योंकि लोहिया तो पूरा बदलाव चाहते थे। जी जी और आपने जो कहा कि समाजवाद का मजाक मोदी उड़ाते हैं, जी तो समाजवाद का मजाक तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू उड़ाया जी। वहाँ आपको थोड़ा इतिहास में हमने इसलिए कहा कि इतिहास में थोड़ा ले जाना पड़ेगा। जी जब लोहिया के समाजवाद की चर्चा तेजी से हुई तो जवाहरलाल जी ने बयान दिया कि ये क्या बराबरी बराबरी की बात करते हैं, जी। क्या 5 उंगलियां एक बराबर होती हैं? तो इसका उत्तर फिर लोहिया ने दिया। लोहिया ने कहा कि सही बात है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती जी पर इनके बीच का जो अंतर है वो अंतर कितना है? जी अंगूठा छोटा है, जी ये उंगली बड़ी है, जी पर अंतर 2 गुने का है, आपका अंतर तो लाख गुने का है। जी तो आप सीमा मानो। जी इसलिए लोहिया कहते थे कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा जी समाजवाद का यही तकाजा है, जी यानी 1 और 10 का अंतर हर चीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मजाक तो उड़ा शुरू किया हमारे कांग्रेस के मित्रों ने समय का, जी। और उन्होंने समाजवाद को स्वीकार भी किया। तो बाद में कि जब लोहिया की चर्चा काफी फैलने लगी देश में, जी। तो फिर उन्होंने तो लोहिया जी ने मजबूर कर दिया कांग्रेसियों को, वो भी समाजवाद की चर्चा करने लगे। तब उन्होंने वो भी इन्हें सीधा समाजवाद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जी। कहा कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, जी यानी
समाजवादी रुझान की समाज बन जाए, ऐसा है। जी समाजवाद एक अपने आप में दर्शन है, जी जो बराबरी का दर्शन है, जी जी जो सारी प्रकार की विषमताओं को मिटा के इंसान को बराबर कर इसी पर रखना चाहता है। जी अब इस बराबरी को लेकर मजाक किया कि साहब सब बराबर कैसे हो जाएंगे। तो लोहिया ने और समाजवादियों ने उसका उत्तर भी दिया कि समाजवाद का मतलब है कि व्यक्ति से उसकी योग्यता के अनुसार लेना और व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार देना। अब आजकल आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले, एक मुश्किल 4 दिन पहले, अंबानी के बेटे की शादी का 93 दिन का पर्व समाप्त हुआ था जी और अब नया दूसरा पर्व शुरू हो गया विदेशों में। अभी कल खबर आई है कि साहब अभी लंदन में होने वाला है, वहाँ शुरू हो गई। तो ये जो दिखावा है, ये जो पैसे की बर्बादी है, ये जो फर्क है, इस फर्क को मिटाना पड़ेगा। तो इस बात को लोहिया ने बहुत प्रखरता के साथ उठाया और जो सामाजिक बराबरी की बात उन्होंने उठाई, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो कमजोर तबके हैं या जिनको हमारे समाज की व्यवस्था में हजारों साल से अवसर नहीं मिल पाया पढ़ने का, लिखने का, जीने का, तो उनको विशेष अवसर देना पड़ेगा। लोहिया आरक्षण नहीं कहते थे, लोहिया कहते थे कि ये विशेष अवसर का सिद्धांत है कि इनको कुछ मौका दो। अगर यहाँ पर कहे साहब कोई बराबरी पे आप दौड़िए, तो एक आदमी खड़ा है जंतर मंतर पर, एक खड़ा है यहाँ आपके केजी मार्ग पर, तो बराबरी कैसे हो पाएगी। तो इसलिए पहले बराबरी पर लाओ, फिर उनमें रघु ठाकुर जी, कितना प्रयास लोहिया जी का सफल हो पाया और कितना जो है रोड़ा अटकाया गया? कौन लोग थे जो लोहिया जी के प्रयास में रोड़ा अटकाते हुए आपको दिखाई दिए? जी देखिए, उस समय तो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी जी। तो लोहिया का प्रयास की सफलता ये मानता हुआ है जी कि जिस देश में ये चर्चा होती है क्या कांग्रेस हार सकती है। जी हमें याद है कि जब हम लोग 62, 63, 64 में चुनाव प्रचार में जाते थे, छोटे कार्यकर्ता थे जी, तो लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, कहाँ पागल बने घूम रहे हैं, कांग्रेस हारने वाली है। जी तो जिस पार्टी के बारे में था कि क्या वो कांग्रेस पार्टी कभी हार सकती है, आगे है कि क्या कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। जी। तो ये जो फर्क है, ये फर्क तो लोहिया की देन है ना। लेकिन रघु ठाकुर जी, इसमें एक प्रश्न और ये निकल के आ रहा है कि भाई गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने, तो जब कांग्रेस पस्त हुई या आज जो कांग्रेस इतनी जो है डाउन हो चुकी है कि भाई आप भी कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस आ सकती है, तो भाई समाजवादी सत्ता पर काबिज होने चाहिए थे। लेकिन इस समय जो है जो संघ के बारे में बोला जाता है कि भाई आज़ादी की लड़ाई में भी जो है वो लोग अंग्रेज़ों के साथ में थे और समाजवादी आज की तारीख में सत्ता में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनी है। तो क्या कमियां रही समाजवादियों में जो आज गैर कांग्रेसवाद का नारे का फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठा लेगी? जी मैं उस पर रहूँगा जी। 1962 के बाद जी लोहिया ने तो आरएसएस को या जनसंघ जो उसमें थी उसको जी दंत विहीन कर दिया था। जी। अच्छा, आप तो उस परिवार के हैं, गुलाब सिंह ठाकुर जी के परिवार के। जी। भाषा के सवाल पे आपके यहाँ कि चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम ना राज ना होगा, फिर से देश गुलाम होगा, ये कौन नारा के दे रहा था? जी। ये लोहिया का नारा था। जो भाषा का सवाल, जी। आपके चीनी हमले को लेकर के उसके विरोध का सवाल, 1959 में जब तिब्बत पर चीन ने हमला कर कब्जा किया तो एकमात्र आदमी लोहिया थे जिन्होंने यहाँ संसद के सामने उस समय विरोध किया था कि आगे जो आप चावल लाई के साथ समझौता कर रहे हैं उनसे पे असफल होने वाला है, धोखा देगा। जी। तो राष्ट्रीयता का सवाल, भाषा का सवाल, विषमता का सवाल, सारे जो सवाल थे वो जनसंघ के साथ में एक साथ थे, लोहिया छा दिए थे। धर्म के मामले पर भी लोहिया की जो दृष्टि थी, लोहिया ने एक दृष्टि थी, लोहिया ने सांप्रदायिकता पैदा न हो पाए इसलिए एक बहुत तर्कसंगत बात की लोहिया ने कहा कि हमारी लड़ाई कट्टरता से है, वो कट्टरता हिंदू की हो मुसलमान की हो। लोहिया ने भाषण में कहा कि हिंदू लोग समझ लें कि रजिया सुल्तान हमारी पुरखा है और मुसलमान में भी डाल लें कि बाबर विदेशी था, राम हमारा पुरखा है।
जी तो लोहिया ने तो हिंदू मुसलमान के भेद को मिटाने का काम किया था। जी जिस सांप्रदायिकता पर आज जनसंघ या भाजपा जिंदा है उसको, या संघ जिंदा हुआ है उसको तो लोहिया ने खत्म कर दिया था। जी तो लोहिया के सारे जो मुद्दे थे वो मुद्दे एक बार से थे कि जिसने जनसंघ को या संघ को दंतविहीन कर दिया था। जी दूसरी बात है, लोहिया ने जो गैर कांग्रेसवाद की रणनीति बनाई थी उसकी वजह थी। जी हमने आपसे कहा भी कि भाई उस समय लोग हमसे पूछते थे कि कांग्रेस हार सकती है। जी 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 तो देश में एक निराशा थी, ये हारना तो है नहीं, क्या फायदा है, क्या जी 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 तो लोहिया इस जड़ता को तोड़ना चाहते थे। देखिए, गैर कांग्रेसवाद की रणनीति के पीछे लोहिया की 3 दृष्टिकोण थे। नंबर 1, देश में जो निराशा है कि कांग्रेस हट नहीं सकती है, जी इस निराशा को तोड़ा जाए। नंबर 2, मुद्दों को लेकर के, आर्थिक सवालों को लेकर के लोग मिलकर संघर्ष करें और एक बड़ी संघर्ष की स्थिति बने। नंबर 3, अगर कभी सरकार बने तो वो सरकार उस कार्यक्रम पे काम करे, कार्यक्रम पे काम करे तो कुछ चलाओ वरना को तोड़ दो। तो लोहिया ने ये 3 बातें कही। लोहिया ने कुछ सिद्धांत दिया था, उन्हें गैर कांग्रेसवाद सिद्धांत नहीं था जी गैर कांग्रेसवाद एक रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी वक्त की, टाइम की। जी जी उसका ये था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जी लोहिया ने अपने हाथ से एक कार्यक्रम बनाया, भोपाल का प्रस्ताव हुआ। उस भोपाल प्रस्ताव में कि 6 माह अगर सरकार बनती तो इतना काम हो, 2 साल में इतना काम हो और 5 साल का एक काम। अगर 6 माह का कार्यक्रम सरकार पूरी करती है तो उसको समय दो, फिर 2 साल ले जाओ। 2 साल का कार्यक्रम पूरा करते हो फिर तो 5 साल ले जाओ। तो लोहिया का तो सारा जो जोर था वो कार्यक्रम पर था, सिद्धांत पर था। और जो इसका जो गैरकानूनी का प्रयोग उन्होंने किया था, तो उसमें हम आपको एक और बात बताऊं कि उसमें सीपीआई भी शामिल थी जी उसमें सीपीएम का सीपीआई बंटवारा नहीं हुआ था। जी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी शामिल थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मिलकर चुनाव लड़ी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मंत्री बना है उसके गैर कांग्रेसवाद के माध्यम से। तो ये जो गैर कांग्रेसवाद है ये उस समय की रणनीति थी, उस रणनीति के तहत लोहिया ने उसको बढ़ाया। जी रघु ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये जो है रघु ठाकुर जी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक और डॉक्टर लोहिया जी के साथ में काम किया, लोकनायक जयप्रकाश जी के साथ में काम किया, इमरजेंसी में जेल में बंद रहे। मुलायम सिंह यादव ने जब पार्टी बनाई तो उनके साथ में महामंत्री थे। एक तरह से ये कहे कि दूसरे नंबर के नेता थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की नीतियाँ भी पसंद नहीं आई, छोड़ दी। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के बैनर तले जो है इस समय विचारधारा पर, समाजवादी विचारधारा पर जोर देते हुए काम कर रहे हैं और कहना कि देश में समाजवादी विकल्प की जरूरत है। यदि समाजवादी ईमानदारी से आगे बढ़कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश में समाजवादी विकल्प जो है तैयार होगा। अब देखना होगा समाजवादी विकल्प तैयार होता है या नहीं होता है, किस तरह की राजनीति देश में जो है देखने को मिलती है। फिलहाल इस डिबेट को जो है यहीं विराम देंगे। देखते रहिए द न्यूज़ 15।